हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11वीं की बात करने वाले हैं। देखो, केमिस्ट्री की अगर बात करें ना, थोड़ा इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपको समझा। होता क्या है, जब आप 9th क्लास में थे तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स थे, 3-4 चैप्टर आई थिंक इतने ही हुआ करेंगे। जब आप 9th से 10th क्लास में आए तो चैप्टर्स के नंबर बढ़ गए, थोड़ा सा लेवल भी बढ़ गया। अब जो हम लोग हैं ना, कहाँ पहुंच चुके हैं, क्लास 11वीं में। देखो, अभी तक जो 9th-10th की बात हम लोगों ने करा, आपने भी वही 9th-10th पढ़ा जो मैंने पढ़ा, शायद आगे भी वही पढ़ेंगे। तो वो चैप्टर इतने छोटे थे कि अगर हम 5 घंटा पूरे दिन में पढ़ा देते, पूरा सिलेबस खत्म हो जाए 9th-10th, आप अगर सही तरीके से मानो। बट अब जो है ना, अब क्लास 11वीं वो नहीं है। पहले क्लास 11वीं को समझना पड़ेगा, क्लास 11वीं को पढ़ने से पहले। अब है हमारी लाइफ की बात। क्या होता है कि 11वीं और 12वीं 2 साल है। 11वीं अगर आपके अच्छे हुए तो एंट्रेंस के 60 to 65% केमिस्ट्री से सवाल होता, और मेजर ऑफ द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री जो है ना, वो 11वीं से होता। 5 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के 11वीं। जब हम 10वीं क्लास में थे तो केमिस्ट्री का ऐसा कोई ब्रांच नहीं था। क्या थे चैप्टर? केमिकल रिएक्शन एंड देयर बैलेंसिंग, दूसरा था एसिड बेस सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यही तो थे ना। लेकिन अब जब हम बात करते हैं क्लास 11वीं की तरफ, तो लेवल भी बढ़ा, चैप्टर्स के नंबर भी बढ़ गए, और केमिस्ट्री के पार्ट भी 3 हो गए। 3 पार्ट है केमिस्ट्री के 11वीं में। क्या होता है, किसी जंग में जाने से पहले ना अपने को संभालना पड़ता कि लड़ाई किससे किससे करनी है, कैसे कैसे चक्रव्यूह से निकलना पड़ेगा। तो एज सिमिलर हम केमिस्ट्री की बात करें तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री के पार्ट कौन से हैं, कहाँ कंसेप्ट लगने हैं, कहाँ न्यूमेरिकल्स की बात होगी, कहाँ थियरी की बात होगी। ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से मैं अगर आपको समझाऊं तो 11th केमिस्ट्री में 3 ब्रांच हो। पहला ब्रांच जो होता है केमिस्ट्री का, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। आप चाहे स्कूल में जाओ, चाहे कोचिंग में जाओ, सबसे पहले जो बिगिनिंग चैप्टर है वो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री ही करते हैं। आप देखो, एक 5 मंजिले मकान की नींव होती है ना, बेस होता है ना, अगर बेस मजबूत हो तो केमिस्ट्री सुपर्ब हो जाए, मकान सुपर्ब हो जाए। मैं ये कोरिलेट करना चाहता हूँ मकान के टर्म में। अगर मान लो बेस कमजोर हो गया तो मकान खड़ा ही नहीं हो पाएगा। एज सिमिलर, अगर फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा करना है तो हमें मूल कंसेप्ट जो बिगिनिंग चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री है वो हमें करना। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता? मतलब 3 ब्रांच है केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक वही वाला है जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थोड़ा एलिबरेट करना है, ज्यादा समझना है 11th में। और आई थिंक आपने मूल कंसेप्ट जो बिगिनिंग चैप्टर है 11th का, वो आपने पढ़ा कहाँ पे होगा? 9th में। या कई सारे बच्चे मुझे बताए कि सर 9th में वो डिलीट हो गया। कोई इशू नहीं, हमें 11th में बहुत ज्यादा पढ़ना है। आप समझो केमिस्ट्री में अगर फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं तो पांचों का बेस जो है वो मोल कंसेप्ट है। अगर आपके मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे हुए तो बाकी के 5 चैप्टर भी सुपर्ब हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, देख, केमिस्ट्री के 3 ब्रांच हो, एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन विल बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 ब्रांच है केमिस्ट्री। और बेसिकली चाहे कहीं भी जाओ, सबसे पहले स्टार्ट तो हम इसी की बात करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मोल कंसेप्ट। जब आप एनसीईआरटी पलटोगे ना तो पहला चैप्टर लिखा देखोगे आप, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम अदर वे में मोल कंसेप्ट भी कहते हैं, जो हम आज क्लास में स्टार्ट करने वाले। ठीक है, देख, मोल कंसेप्ट में सबसे पहली बात मैं करता हूं मोल की। मोल, सामने से कोई बंदा आ गया, स्कूल में टीचर आ गए, कोई भी अननोन पर्सन आ गया, आपसे पूछा कि आप 11वीं पढ़ते हो, बताओ मोल क्या है, तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मोल के बहुत कंसेप्ट हैं, बट ऐसे सवाल जब भी हो कि व्हाट इज मोल, तो आपको सिंपल बोलना है, मोल इज द कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। मैं फिर से बोलता हूं, मोल इज द कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। मैं अगर ये लिखता हूं मोल के बारे में, कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, अब देखो एन फॉर नंबर, ए फॉर एवोगैड्रो। आप देख सकते हो ए जो लिखा है मैंने वो कैपिटल लिखा है, ए फॉर एवोगैड्रो। आप स्मॉल ए नहीं लिख सकते। अगर आप स्मॉल ए लिखोगे तो वो सोडियम हो जाएगा। एकदम समझदारी दिखानी है। सोडियम हम जानते हैं एलिमेंट है, जिस एलिमेंट को हम चाकू से भी कर सकते हैं, वेरी सॉफ्ट एलिमेंट, सोडियम पोटासियम। तो वो नहीं लिखनी है आपको, वो क्या लिखनी है? Na लिखनी है, कैपिटल ए, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। या कई जगह ऐसे भी लिखे रहते हैं, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेसिमल में, डेसिमल के बाद अगर 2 वैल्यू की बात भी कर लो वो भी चलता है। अब जैसे मैं बेसिकली क्या कहता हूं, 1 मोल पेन, तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पेन होंगे। जैसे मैं कहता हूं 1 पेयर बॉल पेन,
तो पेयर मतलब 2 हो गए। 1 डजन बनाना तो 12 हो गए। एज सिमिलर में अगर आपको कहता हूं 1 मोल, तो आपको बोलना है दिस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि मोल में ये बनाना और पेन तो नहीं होगा, सवाल है मोल में क्या होगा। आप देखिए क्या होगा मोल के भीतर। केमिस्ट्री में अगर सब्सटेंस की बात मैं करता हूं तो सब्सटेंस 3 टाइप के हो, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड एंड थर्ड वन विल बी रेडिकल। देखो एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, एटम। एलिमेंट की बात करता हूं, सोडियम मान लो, पोटेशियम मान लो, लिथियम मान लो, कैल्शियम मान लो। और हम सब 8वीं 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम है। तो मैं अगर ये कहता हूं कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट, तो इतने एटम्स होने चाहिए एनी हाउ। अब आप देखो कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। कंपाउंड CO2, H2O, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, दीज आर कंपाउंड्स। अब मैं अगर कहता हूं 1 मोल ऑफ कंपाउंड, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए एनी हाउ। मोल का वर्ड आ गया ना, सोते जागते खाते पीते इतने नंबर तो लिखने पड़ेंगे हमें। एंड थर्ड वन विल बी रेडिकल। आई थिंक आप रेडिकल नहीं समझते हो क्योंकि अभी जस्ट 10 से 11th आए हो। मैं समझाता हूं रेडिकल होता क्या। रेडिकल का सबसे छोटा हिस्सा क्या है, आयन। अगर मैं यहां भी कहता हूं 1 मोल रेडिकल, तो इतने नंबर ऑफ आयन्स होंगे। मैंने अभी ये नहीं बताया कि रेडिकल आयन में क्या डिफरेंस है, बट मैंने अभी एक सिंपल बात बताया कि जब भी आपको कोई कहता है मोल, मोल का मतलब है कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। चाहे कुछ भी बात करे, 1 मोल पेन की बात करें, 1 मोल बनाना की बात करें, 1 मोल मोबाइल फोन की बात करें, या जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखता है सामने में, इधर उधर जो भी दिखता है, अगर 1 मोल की बात करता है तो इतने नंबर की बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, केमिस्ट्री में किन बातों की बात, किन एंटिटीज की बात करनी पड़ेगी, एलिमेंट की बात करनी पड़ेगी। एलिमेंट का छोटा हिस्सा क्या होता है, एटम। कंपाउंड का छोटा हिस्सा क्या होता है, मॉलिक्यूल। रेडिकल का छोटा हिस्सा क्या होता है, बताओ, आयंस। अच्छा, अब कई बच्चों को दिमाग में ये कंफ्यूजन होगी, सर व्हाट इज रेडिकल एंड व्हाट इज आयन। समझिए क्या है रेडिकल, क्या है आयन। अब पहले हमें ये समझना पड़ेगा रेडिकल आयन में क्या दिक्कत, क्या डिफरेंसेस है। देखो ये नाइट्रोजन है, आप देख सकते हो नाइट्रोजन सिंगल एटम, यस, एक ही नाइट्रोजन है। अगर मैं N2 बोलता तो 2 एटम होते। मैं N2 तो बोला ही नहीं, मैंने सिंपल N बोला। अब इस नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज है, माइनस चार्ज या प्लस चार्ज। इफ एटम हैविंग चार्ज, चाहे मर्जी कोई बात करो, चाहे नेगेटिव की बात करो, चाहे पॉजिटिव की बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस पे चार्ज है तो केमिस्ट्री उसे क्या कहती है, बताओ, आयोन कहती है। यस, ये देखो सोडियम +1 का चार्ज है, सो दिस इज आयोन। एक एटम है ना सोडियम, Na लिखते हैं। क्लोरीन है, -1 का चार्ज है, ये भी आयन है। तो सवाल अब दिमाग में ये चल रहा होगा, सर आयन तो आपने बताया, बट व्हाट इज रेडिकल। अब समझिएगा कि रेडिकल क्या होता है। अब जरा इसको गौर करो, दिस इज कार्बोनेट पे -2 का चार्ज। अब एक कार्बोनेट पे एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। बताओ, 1 और 3 ऑक्सीजन, 4 एटम हुए। दिस इज द ग्रुप ऑफ एटम। जब मैं कहता हूं ग्रुप, तो 2 या 2 से ज्यादा, मतलब ग्रुप में कम से कम 2 तो होने चाहिए एनी हाउ, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम का कलेक्शन पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसे आप क्या बोलोगे, रेडिकल। सो दिस इज रेडिकल। नहीं क्लियर हुआ, फिर से बताता हूं, सुनो ध्यान से। SO4-2, देखो एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन, 5 हो गए, ग्रुप ऑफ एटम हो गए। सो दिस इज द रेडिकल। मैं बात करता हूं NO+ आयन, 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, प्लस का चार्ज है, दिस इज द रेडिकल। मतलब सिंपल सी बात, मैं अगर फाइनली कंक्लूड करूं, अगर एक एटम पे कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव का मान लो, चाहे नेगेटिव का मान लो, फर्क नहीं पड़ता, सो दिस इज द आयन। बट ग्रुप ऑफ एटम पे कोई अगर चार्ज होता है, दिस इज द रेडिकल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर ये लिखूं तो अब गलत नहीं लिख सकता, मैं इसको समझ सकता। ध्यान से देखना बच्चा, 1 मोल ऑफ एलिमेंट, मैंने कहा था एलिमेंट का सबसे छोटा एटम है, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। आप शॉर्टकट लिखो या पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज सेम ही होने वाला है, नो प्रॉब्लम। या पूरा लिखो या Na लिखो। जैसे मैं कहता हूं, सपोज करो 1 मोल ऑफ कंपाउंड कहता हूं आपसे, मैंने बताया था कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का छोटा क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। या लिटरली आप इतना मत लिखो, सीधा लिख दो Na मॉलिक्यूल। बट एक बात का सारे बच्चे ध्यान रखोगे कि स्मॉल a नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्मॉल a हो गया तो वो तुम्हारा सोडियम हो जाए। तो ध्यान रखना,
मतलब फिर मैं अगर कहता हूं 1 मोल ऑफ रेडिकल, 1 मोल ऑफ रेडिकल, अगर मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ रेडिकल, इसका मतलब क्या होगा जरा बताओ? Na आयंस होगा। कोई भी आज के बाद कह दे 1 मोल का वर्ड सोते जागते खाते पीते हो जाए, जैसे मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ पेन, बताओ कितने नंबर ऑफ पेन्स होंगे? बताओ Na नंबर ऑफ पेन्स होंगे। मतलब 1 मोल का सिंपल मतलब है कलेक्शन ऑफ दीज नंबर, और Na मतलब 6.023 इंटू 10 का पावर 23। अब इस कंसेप्ट से मोल के एक फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं मोल के 5 फॉर्मूले धीरे धीरे पढ़ेंगे। पूरे मोल कंसेप्ट को समझने के लिए सीबीएसई स्कूल लेवल और एंट्रेंस लेवल में कम से कम 12-13 घंटे लग जाते हैं। अभी तो हम जस्ट स्टार्ट करें। तो मोल का अगर आप पहला फॉर्मूला देखो क्या मोल का पहला फॉर्मूला हो सकता है? अगर किसी भी न्यूमेरिकल में गिवन नंबर ऑफ एटम दे रखा हो, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा हो, गिवन नंबर ऑफ आयन दे रखा हो, कुछ नहीं करना, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा मोल आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैंने बोला? गिवन नंबर ऑफ एटम। अच्छा, एटम अगर दे रखा है तो एलिमेंट के मोल निकलेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। अगर मॉलिक्यूल दे रखा है तो कंपाउंड का निकलेगा, अगर आयन दे रखा है तो रेडिकल का निकलेगा। चाहे जिस मर्जी का गिवन नंबर दे रखा हो, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। पहला बेसिक फॉर्मूला निकल के आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारा एक सैंपल है CO2 का। अब देखो CO2 कंपाउंड, ये तो मानते हो ना, ये एलिमेंट नहीं है, दिस इज कंपाउंड। अब इस कंपाउंड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको दिए रखे हैं, इसके मॉलिक्यूल दे रखा है। चलो मॉलिक्यूल मैंने दे दिया 12.046 इंटू 10 का पावर 23। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है जो दे रखा है न्यूमेरिकल में ना, उसे आप गिवन नंबर कह सकते हो। ऊपर देखो लिखा हुआ है। अब अगर गिवन नंबर किसी का भी दे रखा तो क्या तुम इसका मोल निकाल सकते हो? यस, निकाल सकते हैं। 12.046 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन में क्या लिखोगे? 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ये हमारे मोल हो गए। आंसर 2। मतलब किसी भी सैंपल में, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर गिवन नंबर दे रखा हो, गिवन एटम दे रखा हो, गिवन किसी का मॉलिक्यूल दे रखा हो, आयंस दे रखा हो, उसको कुछ नहीं करना, एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो, तुम्हारे आंसर निकल के आ जाएंगे। ये बेसिक फॉर्मूला है मोल। मैं बार बार कह रहा हूं, मोल के एक फॉर्मूले नहीं 5 फॉर्मूले होते हैं। अब थोड़ा सा मोल को मैं अलग तरीके से बात करता हूं, लेकिन उसको समझाने के लिए हमें मोलर मास समझाना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपने एटॉमिक मास याद करा होगा शायद 9th या 10th। किधर सोचो जरा, अप टू कैल्शियम तक तुम्हें याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान रखना, धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का मास 1 है, इसका टेंशन नहीं लेने का, ये धीरे धीरे अपने आप याद हो जाता है बच्चों को। हाँ, 25-50 न्यूमेरिकल बनाओगे, अपने आप सारे एलिमेंट मेमोरी में आ जाते हैं। कार्बन के मास 12, ऑक्सीजन के मास 16, sulfur is 32, phosphorus is 31, Fe is 56, sodium is 23, nitrogen is 14, chlorine is 35.5, magnesium is 24। धीरे धीरे याद हो जाएगा। जिंक इज 65, कॉपर इज 63.5। अब ये सवाल है अचानक से मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मोल को उसके मास में समझाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि मोलर मास कैसे निकाला जाए। मोलर मास निकालने का तरीका क्या है? जैसे मान लो CO2 है, मुझे CO2 का मोलर मास चाहिए। बोर्ड पे ध्यान दोगे सारे बच्चे। कार्बन, अच्छा कार्बन देखो, गिनो कितने एटम है? 1 एटम है। अगर 1 एटम है तो उसकी एटोमिसिटी 1 हुई। एक नया टर्म आ गया आपके लिए, नंबर ऑफ एटम इज द एटोमिसिटी। यस, सोचना होगा। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट के जितने एटम्स हो, दिस इज द एटोमिसिटी। जैसे मान लो इसमें कार्बन की एटोमिसिटी 1 है तो 1 लिख दिया मैंने। आप देख सकते हो 1 का मास कितने हैं? 12। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 है, 1 का मास 16। अच्छा, ये 12 है हो गए, ये 32 हो गए। दिस इज द 44 ग्राम पर मोल। मतलब आप इसे ये भी कह सकते हो 1 मोल का मास हो गया 44 ग्राम। यस, हम सब यूनिटरी मेथड जानते हैं ना। 1 मोल का मास है 44 ग्राम। अगर इसी जगह कह दे 5 मोल CO2 तो 44 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर ये कह दे कि हाफ मोल CO2 तो डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है। और देखो, दिस इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। आप देखो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी क्या है? 1 है, और 1 का मास 1 है। नाइट्रोजन की एटोमिसिटी 1 है, 1 का मास 14 है। ऑक्सीजन के 3 है, 1 का मास 16 है। 1 + 14 + 48, दिस इज
63 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल नाइट्रिक एसिड का मास 63 ग्राम बोल सकते हो आप। जरा इसको समझो बच्चों, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका मास कैसे निकाला जाए। दिस इज द रेडिकल। इनमें कोई चार्ज नहीं था, आप देख सकते हो। इस पे कोई चार्ज है तो देखते हैं निकाल के। कार्बन 1 एटम है, 1 का मास बताओ 12 हो गए। ऑक्सीजन के एटॉमिसिटी 3 है, 1 का मास 16 हो गया। अब ये रहा 12, ये रहा 48, सब मिला के कितने हो गए बताओ 60। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर इस -2 का क्या करना। एक बात मुझे बताओ, हम 10वीं क्लास से 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किसी पे माइनस का चार्ज कब आएगा? जब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। यस, हाँ। किसी पे प्लस का चार्ज कब आएगा? जब उसने लूज कर दिया। अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से क्या मास पे फर्क पड़ेगा क्या? नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। आप देखो कैसे नेग्लिजिबल, मैं समझाता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम होता है। आप देख सकते हो -31 सब बहुत छोटा, शायद इमेजिन करना भी मुश्किल है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास यूं कह लो नेग्लिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मेरा बॉडी का वेट है 75 किलो, मैं अपने सर से 2 बाल तोड़ के फेंक दे रहा, क्या मेरे बॉडी वेट पे फर्क पड़ जाएगा? नो, इवन कभी भी नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाल का मास नेग्लिजिबल है। सिमिलरली आज इलेक्ट्रॉन भी है -31। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव से घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव मतलब ले लिया, पॉजिटिव मतलब दे दिया। मतलब CO3 - 2 को ऐसे, तो इसको तुम लिख सकते हो 60 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल कार्बोनेट का मास हो गया तुम्हारा 60 ग्राम हो गए। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज द अमोनियम आयन। मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉजिटिव या नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ना। हाँ, फर्क किससे पड़ता है? किस पे पड़ता है? इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है। किसी ने इतना ले लिया, किसी ने इतना दे दिया। अब जरा सोचो, ये प्लस का चार्ज, तो अगर नाइट्रोजन की बात मैं करता हूं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 14 एंड ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1, सो आंसर विल बी 18 ग्राम पर मोल। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन। तो पहले हमें मोलर मास को बड़ा क्लियरली समझना पड़ेगा। बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं, सर माइनस है, क्या मैं प्लस कर दूं? भाई प्लस क्या करना, इलेक्ट्रॉन प्लस करना। यहाँ इलेक्ट्रॉन की चर्चा में कर ही नहीं रहा। यहाँ चर्चा किसकी, डिस्कशन किसकी आपसे कर रहा हूं मैं? मास की। इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से दिमाग में सेट करो, आज के बाद मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। तो अब अगर हमने मोलर मास निकालना सीख लिया तो इससे हम मोल के नए कंसेप्ट की तरफ चल सकते हैं। जरा देखो कौन सा कंसेप्ट है। देखो, मैंने पहले कह रखा आप सबको कि मोल के 5 फॉर्मूले होते हैं। आज हम जस्ट बेसिक फॉर्मूले की चर्चा करने वाले हैं। मोल बहुत बड़ा चैप्टर। जिस किसी का भी आपको मास मोल निकालना हो, उसका मास ऊपर रखो, लेकिन एक ख्याल रहे वो मास ग्राम में होना चाहिए। यस, अगर मान लो किसी भी सैंपल में किसी का मास किलोग्राम में है तो सबसे पहले उसे ग्राम में लाओ। 1 मिलीग्राम है तो 10 का पावर -3 ग्राम में लेके आओ। 1 माइक्रोग्राम है, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोग्राम कहते हैं। तो 1 माइक्रोग्राम का वैल्यू 10 का पावर -6 ग्राम। 1 नैनोग्राम का वैल्यू, ये जान के लिखा ताकि एंट्रेंस में तुम्हें दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। मतलब जिसका भी तुम्हें मोल चाहिए उसके मास तुम्हें ग्राम में होने चाहिए, और अपॉन में जो मैंने सिखा दिया आपको मोलर मास। मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल में चाहिए, ऑलवेज। अब ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी ग्राम है, तो ग्राम ग्राम तो कैंसिल, बोलो। तो अल्टीमेटली मोल तो एक नंबर हो गए। फिर 2 मोल, 4 मोल, 1 मोल, 0.5 मोल। तो मोल के ये 2 फॉर्मूले हो गए आपके पास। पहला बेसिक फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला ये था कि गिवन नंबर ऑफ एटम हो, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, गिवन नंबर ऑफ आयंस हो, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आपके सामने में है कि अगर किसी सब्सटेंस का गिवन मास दे रखा हो, उसको आपको पहले ग्राम में लाना है। अब वो चाहे किलोग्राम है तो ग्राम में लाओ, मिलीग्राम है तो ग्राम में लाओ, बट क्या कर दोगे बताओ? मोलर मास कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ? मोल निकल के आ जाए। अभी तक थोड़ा थ्योरी हमने देखा, अब जरा कुछ सवाल देखते हैं कि न्यूमेरिकल
एनसीईआरटी स्कूल लेवल में कैसे आपके यूटी वगैरह में, हाफ ईयरली में कैसे आ सकते हैं और एंट्रेंस में कैसे आ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं न्यूमेरिकल ज्यादा फोकस अभी अपने को इन चैप्टरों में करनी होती है। अब एक चीज आपके लिए मैं बड़ा आसान करता हूं, ध्यान से देखना बच्चा। अगर आज के बाद कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए नंबर ऑफ एटम बताओ, तो सबसे पहले आपको लिखनी है एटॉमिसिटी। और आई थिंक एटॉमिसिटी मैंने आपको समझा दिया है। यस, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय देयर मोल and multiply by their Avogadro number. This is your number of atom. अगर मान लो किसी न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया तो एटॉमिसिटी मत लिखो। मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी लिखने की कोई नीड नहीं है। मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मैं 2 मिनट तुम्हें फॉर्मूला याद करवाता हूं, क्योंकि बिना फॉर्मूले हम एक कदम भी फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं चल सकते। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत फर्क। फिजिक्स में आईक्यू चाहिए, सोचना है। मैं एज ए केमिस्ट्री टीचर होने के नाते मैं आपको कह रहा हूं, अगर तुम्हें इंग्लिश का हिंदी समझ में आता है और तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन सारे बनेंगे। अब बताओ, सिंपल सी बात, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है, कितना भी पढ़ा लो तुमसे बनेंगे नहीं सवाल। तो समझना मेरी बात को, फॉर्मूले मेमोराइज रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री फिजिकल में और कुछ नहीं है। पहला फॉर्मूला क्या हुआ कि अगर गिवन नंबर ऑफ एटम दे रखा हो, मॉलिक्यूल दे रखा हो, आयंस दे रखा हो, एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, अगर मोल का दूसरा फॉर्मूला, किसी भी सब्सटेंस जिसका मोल चाहिए, अगर उसका गिवन मास दे रखा है तो मोलर मास से डिवाइड करके क्या निकाल दो, मोल निकाल दो। और जो एक सिंपल सी बात समझाता हूं, यहाँ बच्चे गड़बड़ी करते हैं। देखो, आप 10वीं सभी 11वीं आए हो ना, अभी इमेच्योर हो। जब भी कोई सवाल कह दे कि नंबर ऑफ एटम निकालो, तो जितनी उस कंपाउंड के भीतर में उस एटम की एटॉमिसिटी है, मल्टीप्लाई बाय देयर मोल एंड मल्टीप्लाई बाय देयर एवोगैड्रो नंबर। हाँ, अगर मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो एटॉमिसिटी हटा दो, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर कर सकते। अब इस पे देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, चाहे स्कूल लेवल चाहे एंट्रेंस लेवल। तो फिर थोड़े से कॉन्फिडेंस आपको आने शुरू हो जाए। ओके, ध्यान से देखो। अब देखो, आपके सामने बड़ा बेसिक सवाल जो स्कूल में पेपर में पूछे जाए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन द सैंपल ऑफ मीथेन वेट इज 64 ग्राम, देन फाइंड फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल बताओ। सेकंड क्या पूछा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछा ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। ये सारी बातें पूछ, समझ रहे मैं क्या बोलना। ध्यान, मैं बार बार कहता हूं, कोई भी न्यूमेरिकल्स हो डरने की जरूरत नहीं। हालांकि मोल डराता है, क्योंकि जस्ट अभी आप 11 से 12वीं में आए हो, सॉरी 10 से 11वीं क्लास में आए हो, तो डराएगा। 10वीं क्लास में न्यूमेरिकल का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं, और मोल कंसेप्ट यहाँ पहले चैप्टर में धमाका है। तो बट एडजस्ट करना पड़ता, हम सब ने करा है, आपको भी समझना हो। ओके, अब देखो, ये सैंपल किस चीज का है, मीथेन। बार बार कहता हूं, जो न्यूमेरिकल डेटा दे रखे होते हैं वो डेटा लिखो पहले। अच्छा चलो, तो न्यूमेरिकल डेटा क्या है, 64 ग्राम। तो ये गिवन मास तुम्हारे कितने हो गए, जरा देखो, 64 ग्राम। दिस इज द गिवन मास। ओके, अब बताओ, मोल के आपके पास कितने फॉर्मूले थे, 2। पहला क्या था, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल बाय एवोगैड्रो नंबर। दूसरा क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो थे। तो इसमें सेकंड फॉर्मूला लगाओ, गिवन मास दे रखे हैं, फटाफट इसका मोलर मास। हाँ, इसी वजह से मैंने मोलर मास निकालने का तरीका समझा। अब बताओ, कार्बन 1 है, 1 का 12 है, और हाइड्रोजन 4, 1 का 1 है, तो दिस इज 16 ग्राम पर मोल। इसलिए मैंने ये निकालना सिखाया। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल बताओ। चलो, तो अगर हमें मोल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताओ, गिवन मास कितने हैं, 64 ग्राम, और मोलर मास कितने हैं, 64 ग्राम, 16 ग्राम पर मोल। अब बताओ, 16 4 जा, ग्राम ग्राम कैंसिल, सो मोल का आंसर कितने हो गए, 5। दूसरा देखो, सेकंड क्या कहा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम मतलब कार्बन के एटम कितने हो गए। मैंने बोला था कि अगर मुझे एटम निकालने हैं तो सबसे पहले कार्बन की एटॉमिसिटी लिखो। देखो, सी कितने, 1 है, और मोल कितने हो गए, 5 इंटू क्या लिखोगे, एवोगैड्रो नंबर, एंड आंसर क्या होगा बताओ, 5। दिस इज 5। अच्छा, तीसरा क्या कह रहा है, जरा सोचो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत नहीं, पहले देखो कि हाइड्रोजन के एटॉमिसिटी कितनी है, मोल कितने आगे, मोल कितने आगे, 4। ये यहाँ पे इसको आप हटा लो, इसको भी यहाँ से हटाओ,
मोल तो 4 ही आए हैं। 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, आंसर क्या होगा बताओ 16 Na। नेक्स्ट पार्ट देखो, कह रहे कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। तो अगर मॉलिक्यूल्स निकालना है, जब भी मैंने कहा कि मॉलिक्यूल चाहिए, जब भी तुम्हें मॉलिक्यूल निकालना है तो एटॉमिसिटी को नहीं देखना है। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल निकालना है तो देखो मोल कितने आ गए, यहाँ तो 4 मोल होंगे ना, यहाँ पे 4 मोल होंगे, 16 4 जा है ना, 4 मोल हो गए। तो अब बताओ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, दिस इज द 4Na। तो ये बात हमेशा याद रखना। हाँ, यहाँ पे इसको सही का 64/16 तुम्हारे मोल कितने हो गए, 4 मोल हो गए। आप देख सकते हो। अब एक नए सवाल की तरफ फिर से चलते हैं। देखो सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है इन द सैंपल ऑफ CO2 वेट इज 132 ग्राम, देन फाइंड फॉलोइंग। मतलब इस बार जो सैंपल है वो किसका सैंपल है बताओ, CO2। बताओ CO2 का वेट कितना ग्राम है, जल्दी बताओ। गिवन मास तुम्हारे कितने हो गए, 132 ग्राम। अब बताओ फिर से ग्राम आ गया, फिर से मोल के दूसरे फॉर्म में लगने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा अपने को। अच्छा, मोलर मास को क्या लिखोगे, 1 इंटू 12 एंड प्लस 2 इंटू 16। तो बताओ कितने हो गए, 44 ग्राम पर मोल हो गया। अब देखो सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछा, मोल निकालो। बताओ गिवन मास 132 और मोलर मास 44, दिस इज 3 मोल। मैं बार बार कह रहा हूं न्यूमेरिकल कोई भी हो, सबसे पहला काम मोल निकालो। देखो यहां भी न्यूमेरिकल CO2 है तो मोल निकाल दिया। अब दूसरा पार्ट देखो, समझो। कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखो कि CO2 में कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है। तो कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है, मोल कितने आ गए 3, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया आंसर Na। तो 3Na। या तो तुम ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, या पूरा लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेम चीज है। थर्ड पॉइंट देखो, कह रहा टोटल नंबर ऑफ एटम। तो पहले गिनो टोटल एटम कितने, 1 इसके 2 इसके 3 हो गए। अच्छा, मल्टीप्लाई मोल कितने हो गए 3, और इनटू क्या लिखोगे एवोगैड्रो नंबर, एंड आंसर क्या होगा बताओ 9Na। फोर्थ क्वेश्चन पर वो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल पूछता है, जब मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो फिर हमें एटॉमिसिटी नहीं देखनी। अब आप देखो मोल कितने आ गए 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, हो गया आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ। बताओ ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 2 हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय देयर मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, एंड आंसर क्या होंगे बताओ 6 है। तो दीज आर बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। ये सब आपको स्कूल लेवल में पूछे जा सकते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एक क्वेश्चन और देख सकते हो। थोड़ा सा आप एंट्रेंस लेवल की बात करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ता हूँ, जरा पढ़ो क्या कह रहे हैं। फ्रॉम 300 मिलीग्राम ऑफ CO2, फिर से सैंपल CO2 के, कोई दिक्कत नहीं, इतने मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया गया, रिमूव्ड आउट। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन इन CO2 सैंपल। मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल कोई भी हो, सबसे पहला काम क्या करो बताओ, मोल निकालो। सबसे पहले सैंपल लिखो। बताओ सैंपल किस चीज का है, CO2। अब अगर CO2 की बात करते हैं तो गिवन मास आपको देखो क्या दे रखा है, दिस इज 300 मिलीग्राम। अच्छा मिलीग्राम है ना, मैंने बोला था किलोग्राम है तो ग्राम में लाओ, मिलीग्राम है तो ग्राम में लाओ। तो 300 को अगर मैं ग्राम में लेके आता हूं तो 10 का पावर -3 ग्राम। तो बताओ ये दोनों जीरो तो चला गया, तो 0 पॉइंट क्या लिखोगे 3 ग्राम्स हो। अब इस सैंपल से क्या बाहर फेंका गया, क्या बाहर हटा गया, 10 का पावर 20 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया गया। सोचो, क्या कभी आपने इमेजिन करा है कि मीटर में किलोग्राम को माइनस कर सके, इनवैलिड। मीटर से मीटर माइनस कर सकते, किलोग्राम से किलोग्राम माइनस कर सकते हैं। सिमिलरली तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल को बाहर करा, तो सबसे पहले CO2 को क्या निकालने पड़ेंगे बताओ, मोल। मैं बार बार कहता हूं सवाल कोई भी हो, सबसे पहला काम क्या करोगे, मोल निकाल। अब बताओ अगर मोल निकालना है तो गिवन मास हमारे को 0.3 हो गए, ये 44 हो गया, दिस इज योर मोल। लेकिन मोल से काम नहीं बनेगा, क्योंकि मोल निकला और हमने बाहर क्या निकाला है बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला है। तो सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट दिस मोल टू द मॉलिक्यूल। और अभी सिखा रखा है कि बताओ मोल को मॉलिक्यूल में कैसे लाओगे।
जितने मोल आ गए उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैंने क्या लिखा है, इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बताओ 0.3 अपॉन 44 इंटू एवोगैड्रो नंबर। पहले आप यहां तक समझो, सबसे पहले मैंने 300 मिलीग्राम को ग्राम में लाना पड़ेगा, रूल है। फिर पहले मोल में लाया, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल बिना मोल के नहीं हो सकता। अब उस मोल को सबसे पहले मैंने मॉलिक्यूल में लाया, इतने मॉलिक्यूल पहले से थे, इतने को मैंने बाहर कर दिया। तो अब मुझे बताओ कि रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितने हुए। अगर रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की बात करें 0.3 अपॉन 44 इंटू एवोगैड्रो नंबर माइनस 10 का पावर 20 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर एंट्रेंस में आएंगे तो ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, बी केयरफुल। देखो हमारे पास सैंपल किस चीज का है, CO2 का। अच्छा, CO2 के मास कितने दे रखे हैं बताओ, 300 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम। तो सबसे पहले मिलीग्राम को हमें किस में लाना पड़ेगा, ग्राम में ले आया। एंड सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं कि हमें मोल चाहिए, मैंने मोल कर दिया। लेकिन मोल से बात नहीं बनी, इससे मैंने मॉलिक्यूल को बाहर करा, मॉलिक्यूल बाहर करा। इसका मतलब क्या है कि इतने मॉलिक्यूल को मैंने बाहर कर दिया। तो सबसे पहले हमें इस मोल को पहले मॉलिक्यूल में ले आया। मैंने कहा था कि जब भी आप मॉलिक्यूल लाओ तो एटॉमिसिटी मत लिखो। अब इतने मॉलिक्यूल पहले से, इतने को मैंने बाहर कर दिया, माइनस कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता। तो थोड़ा सा लेवल अप बढ़ रहा है। पहले हमने 2 सवाल देखा कि चलो NCERT स्कूल लेवल, थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब इसी पैटर्न पे आप इस सवाल को कर सकते हो, ध्यान दो, सेम पैटर्न ट्राई करो। कह रहा है 200 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है, सैंपल इस बार मैंने बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं। इतने मॉलिक्यूल्स बाहर कर दिए गए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर रिमेन इन द सैंपल, हो जाएगा। इसका भी पहले मोल निकालोगे, फिर मॉलिक्यूल निकाल सकते। अब इस सवाल को आप कर सकते हो। हाँ, अब एक सवाल देखो आपके सामने, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग नहीं है, सब सिंपल है। इस बार क्या कहा कि 100 मिलीग्राम मीथेन का है और इस बार एटम को बाहर करा गया, इस बार मॉलिक्यूल बाहर नहीं करा गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सैंपल हो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डेटा को लिखो। अब बताओ इसका जो न्यूमेरिकल डेटा क्या है, मीथेन। अच्छा बताओ मीथेन का गिवन मास कितने हैं। मीथेन का गिवन मास तुम्हारा कितना है, 100 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में 10 का पावर -3। इसको मैं अगर सॉल्व कर दूं तो 1/10 ग्राम, दिस इज द 0.1 ग्राम। अब मीथेन का मोलर मास चाहिए अपने को। अगर मीथेन का मोलर मास चाहिए तो 16 ले सकते हो, 16 ग्राम पर मोल। मैं बार बार समझा रहा हूं, कोई भी सवाल हो सबसे पहला काम क्या करोगे, मोल निकालो। अब बताओ अगर मुझे यहाँ पे मोल चाहिए तो क्या निकालोगे, 0.1 गिवन मास हो गया, 16 हमारा मोल हो गया। अब लेकिन इससे इस बार मॉलिक्यूल बाहर नहीं किया गया, इस बार क्या बाहर किया गया, 10 का पावर 8 एटम्स बाहर किया गया। तो बड़ा क्लियर है। अब इस मोल को सबसे पहले हमें एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ इस हिसाब से सबसे पहले मैं नंबर ऑफ एटम अगर निकालना चाहता हूं तो नंबर ऑफ एटम की अगर बात करूंगा तो 0.1/16 और एटम टोटल कितने हैं, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 5 हो गए इनटू एवोगैड्रो नंबर। देखो जैसा सवाल वैसी बात करो। अब इतने नंबर ऑफ एटम हमारे पास पहले से थे, अब इससे मैंने उसे बाहर कर दिया। तो बताओ कैसे निकालोगे, इसमें से उसे माइनस कर दो। तो इस हिसाब से मैं अगर रिमेनिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं तो इतने पहले से थे 0.1/16 इंटू 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर माइनस क्या कर दोगे, 10 का पावर 8 से माइनस कर दो एंड दिस इज योर फाइनल नंबर ऑफ एटम। तो देखो आज की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं। मोल क्या है, मोल इज द कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एक एवोगैड्रो का वैल्यू मैंने बता रखा 6.023 इंटू 10 का पावर 23। हमने मोल की बात कर ली। फिर मोल के 2 फॉर्मूले बन गए, अगर गिवन नंबर है तो एवोगैड्रो से डिवाइड करो, मास है तो मोलर मास से कर दो। फिर मैंने आपको समझाया कि नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं। तो एटॉमिसिटी जिसका निकालना है मल्टीप्लाई बाय देयर मोल मल्टीप्लाई बाय देयर एवोगैड्रो नंबर, वो हमने निकाल दिया। अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिसिटी गायब कर दो, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ओवरऑल देखो फाइनली मैंने क्या कहा, आपको समझ आनी चाहिए, फॉर्मूले याद रहने चाहिए, न्यूमेरिकल बनेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे द एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।